हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल माय नॉलेज वे में। और आज मैं लेकर आई हूँ अप्रैल 2021 का करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल। जैसा कि आप लोगों को पहले से पता है कि मैं जनवरी, फरवरी और मार्च का करंट अफेयर्स का वीडियो बना रखी हूँ इसी चैनल में। साथ ही साथ बिहार से रिलेटेड भी करंट अफेयर्स का वीडियो बना रखी हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग अगर आप लोग नहीं देखें वीडियो तो जाकर इसी चैनल में देख सकते हैं। और मैं इसे एक बात और बताना चाह रही हूँ कि अभी जो जनवरी करंट अफेयर्स चल रही है, कोशिश कर रही हूँ कि जनवरी का भी 2021 का करंट अफेयर्स का वीडियो बनाकर मैं इसी चैनल में डाल दूँ, ताकि आप लोगों को पिछला जितनी 2021 का करंट अफेयर्स है और 2022 का जो अभी जनवरी मंथ कंप्लीट होने जा रही है उसका उसका भी वीडियो और इसका वीडियो दोनों को एक साथ लेकर चलें आप लोग, ताकि आने वाले एग्जामिनेशन में सुविधा मिल सके क्योंकि करंट अफेयर्स है और किसी भी जगह से पूछा जा सकता है और किसी भी मंथ का भी पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ पिछले 1 ईयर का तो इम्पॉर्टेंट है ही है, जैसे कि पहले मैंने बता दिया है। और साथ ही साथ करंट का भी अगर आप लोग लेके चलेंगे तो एक अलग से आप लोगों को कॉन्फिडेंस होगी कि हाँ, करंट अफेयर्स मेरे को सारे के सारे पता है। तो आने वाले एग्जामिनेशन में आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे। ओके फ्रेंड्स। और मुझे पता है कि जितने भी वीडियो मैं डाल रही हूँ तो थोड़ी सी देर हो रही है वीडियो अपलोड करने में। तो कोशिश करूँगी फ्रेंड्स कि जितनी भी जल्दी हो मंथ बाय मंथ वीडियो अपलोड कर दूँ। ओके। और ये जनवरी मंथ का जो भी जनवरी मंथ का है उसका वीडियो मैं फरवरी का फर्स्ट वीक में डाल दूँगी। कोशिश कर रही हूँ जितनी जल्द हो। ओके। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ लाइक भी कर दें। और अगली वीडियो के लिए और अगली नोटिफिकेशन के लिए कम से कम आप लोग सब्सक्राइब कर दें। ओके फ्रेंड्स। तो चलिए अप्रैल 2021 का जो भी करंट अफेयर्स आई है उसे हम देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, सामुदायिक सेवा केंद्र का नाम क्या है जो भारत की पहली बार अंतरिक्ष मिशन से संबंधित डाटा के लिए एक वेब आधारित इंटरफेस है। देखिए इसका ऑप्शन दिया हुआ है, सूर्य किरण सपोर्ट सेल, आदित्य एल1 सपोर्ट, सन नेटवर्क, बिग डाटा सेंटर। क्वेश्चन का मतलब है कि पहले क्वेश्चन समझना है कि सामुदायिक सेवा केंद्र का नाम पूछा जा रहा है भारत की पहली बार। ये पहली बार है, ये पहली है। जहाँ भी पहला होता है खुद इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चन, इसलिए इस बात को ध्यान रखें। भारत की पहली बार अंतरिक्ष मिशन से संबंधित डाटा के लिए एक वेब आधारित इंटरफेस है। ये जो सामुदायिक सेवा केंद्र क्या है, एक इंटरफेस है। किस चीज़ के लिए? तो अंतरिक्ष मिशन से डाटा से संबंधित है, यानी अंतरिक्ष मिशन से जो डाटा है उससे रिलेटेड है। तो उसका नाम पूछा जा रहा है, तो नाम क्या है? सही उत्तर इसमें क्या है? आदित्य एल1 सपोर्ट सेल। आदित्य एल1 सपोर्ट सेल। तो याद रखेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज एराइज द्वारा आदित्य एल1 सपोर्ट ALNSC इसका शॉर्ट फॉर्म है, ओके, नामक एक समर्पित सामुदायिक सेवा केंद्र स्थापित कर रहा है। यह सेवा केंद्र भारत के पहली सौर अंतरिक्ष मिशन से संबंधित सभी डाटा को एक व्यवहारिक रूप से इंटरफेस पर लगाया जाएगा और इसे हल्द्वानी उत्तराखंड के ट्रांजिट परिसर में स्थापित किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कहाँ लगाया जा रहा है, उत्तराखंड के हल्द्वानी में। ओके। और ये पहली बार हो रहा है भारत में, इस तरीके से अंतरिक्ष मिशन से संबंधित डाटा को प्रोवाइड करेगा ये। ओके। तो इसका नाम क्या हुआ? आदित्य एल1 सपोर्ट। नेक्स्ट, भारत कोरियाई मैत्री पार्क का उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? सिंपल क्वेश्चन रहता है तो समझ में बिल्कुल आ जाती है, और क्वेश्चन थोड़ी सी लंबी रहेगी तो थोड़ी बहुत समझना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्वेश्चन को समझें तभी आंसर दें। तो इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है? हरियाणा, नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो सही उत्तर क्या है? नई दिल्ली। भारतीय राज्य राजनाथ सिंह और कोरिया गणराज्य रक्षा मंत्री नहीं, इसका नाम होगा, थोड़ी मिस्टेक हो गई टाइपिंग में। ओके। 26 मार्च 2021 के दिल्ली छावनी में भारत की पहली भारत कोरियाई मैत्री पार्क का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया है। इस पार्क में प्रवेश द्वार पर हाथ मिलाते हुए एक बड़ी कलाकृति है जिस पर भारत और दक्षिण कोरिया का ध्वज अंकित है। साथ ही साथ पार्क में प्रतिष्ठित सैनिक जनरल KS थिमैया का भी एक विशाल प्रतिमा लगी है, जिन्होंने कोरिया में भारत की अध्यक्षता वाले तत्व राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग के चेयरमैन के रूप में भारतीय सेना दल का नेतृत्व किया था। ये जो KS थिमैया है जिसकी विशाल प्रतिमा लगी है उस पार्क में, ये है कौन? तो इन्होंने कोरिया में भारत की तरफ से राष्ट्र प्रत्यावर्तन आयोग का चेयरमैन के रूप में
नियुक्त किया गया था और भारतीय सेना दल के तरफ से नेतृत्व किया था। इनका नाम क्या है? केएस थिमैया। उनका एक विशाल प्रतिमा लगी है इस को भारत कोरियाई मैत्री पार्क में। और साथ ही साथ इस पार्क में एक विशेषता और है कि जो प्रवेश द्वार है, मेन जो गेट है, उनका हाथ मिलाते हुए एक बड़ी स्टैचू के रूप में, कलाकृति के रूप में उभारा गया है। स्टैचू मूर्ति के रूप में रखा गया वहाँ पर हाथ मिलाते हुए, और उस मूर्ति के ऊपर क्या है, जिस पर भारत और दक्षिण कोरिया का ध्वज अंकित है। अब देख सकते हैं दोनों को दोनों देश का जो नेशनल फ्लैग है उसको वहाँ पर अंकित किया हुआ है, वहाँ पर उसका चिन्ह दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए एक्सप्लेनेशन क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या हुआ? नई दिल्ली। ओके। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत कितने शहरों को केंद्रीय कार्य योजनाओं के कार्यों के लिए 2020 तक 20 से 30% तक कटौती का लक्ष्य पार करने के लिए रणनीति बनाई है? तो ये क्वेश्चन है। 2024 तक 20 से 30% तक कटौती किया जाएगा, ये लक्ष्य बनाया गया है। और कितने शहरों में स्वच्छ वायु कार्यक्रम चलाया जा रहा है? तो इसका आंसर देख लीजिए। ऑप्शन दिया हुआ है पहला 110 शहर, 132 शहर, 125 शहर, 120 शहर। तो सही उत्तर है 132 शहर। याद रखें, ये जो है 132 शहरों में 2024 तक 20 से 30% कटौती स्वच्छ वायु को लेकर एक लक्ष्य बनाया है और विशेष रणनीति बनाई। उस रणनीति के तहत राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम चल रही है 132 शहरों में। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी के अंतर्गत 132 शहर में केंद्रित कार्यसारी योजनाओं को कार्य को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम 2024 तक आधार वर्ष 2017 को मानकर पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन में 20 से 30% तक कटौती का लक्ष्य के साथ समग्र रूप से देश भर में वायु प्रदूषण की समस्या से पार या निजात करने के लिए एक दीर्घकालिक समय के बाद राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया है। ओके फ्रेंड्स, अब देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, आप पढ़ लेंगे। वही है 2024 तक का जो राष्ट्रीय स्वच्छ कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ओके, इसका आधार वर्ष 2017 माना गया है। ओके, और इसमें लक्ष्य कितना है कटौती करने का? तो 20 से 30% तक है। और किसके माध्यम से? पार्टिकुलेट मैटर कंसंट्रेशन के माध्यम से। ओके, ये वायु प्रदूषण की जो समस्या आ रही हैं अभी लगातार, उसको लेकर इसको बनाया गया है। और इसके लिए रणनीति, इसके लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और शहरी स्थानीय निकाय और प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा समझौता पर हस्ताक्षर किया। ये तीनों मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर है 132 शहर। फोर्थ, भारतीय मौसम विभाग के द्वारा किस दिन जलवायु डाटा सेवा पोर्टल का उद्घाटन किया है? तो ऑप्शन दिया हुआ 20 मार्च, 28 मार्च, 11 अप्रैल, 23 मार्च। सही उत्तर है 23 मार्च। भारतीय मौसम विभाग द्वारा 23 मार्च 2021 को विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में भी शुरुआती आयोजन हुआ। साथ ही साथ भारतीय मौसम विभाग के जलवायु डाटा सेवा पोर्टल का भी उद्घाटन किया। अब देख सकते हैं भारतीय मौसम विभाग के द्वारा किस दिन जलवायु डाटा सेवा पोर्टल का उद्घाटन किया। जलवायु डाटा सेवा पोर्टल है, ओके, ये 23 मार्च के दिन उद्घाटन किया गया है। ओके, अब विश्व मौसम विज्ञान दिवस के अवसर पर 23 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस। ओके, और इसके लिए क्या पोर्टल जारी किया गया है? जलवायु डाटा सेवा। अब देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ लेंगे। 5, भारतीय SRAS एंड कोव-2 जीनोमिक्स कंसोर्टियम का स्थापना का क्या उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ वायरस का निगरानी, लक्षण के वर्णन, जीनोम अनुक्रमण, तेजी लाना, उपरोक्त में सभी। सही उत्तर उपरोक्त में सभी, मतलब ये जो तीनों ऊपर में दिया हुआ सारे के सारे, वायरस को निगरानी करना, लक्षण का वर्णन, जीनोम अनुक्रमण में तेजी लाना, इसका मतलब ये है। तो यह देश भर में सार्स एंड कोव-2 की जीनोमिक्स निगरानी के लिए भारतीय सार्स एंड कोव-2 का जीनोमिक्स कंसोर्टियम इंसाकोक का स्थापना किया गया। ये इंसाकोक का स्थापना किया गया है भारत में, और वो किस लिए किया गया है? तो वायरस को निगरानी करना है। इस लक्षण, जो भी लक्षण आएगी उसके बारे में जानकारी लेना है कि क्या लक्षण आ रही है। जीनोम के अनुक्रमण में तेजी लाना, जो जीनोम है उसको अनुक्रमण में तेजी लाया जाएगा ताकि उसको जल्द से जल्द ठीक किया जाए। तो ये यूके जो वेरिएंट आई थी उसको ध्यान में रखकर इसको लॉन्च किया गया इंसाकोक को। तो याद रखें इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त में सभी, वायरस को निगरानी, लक्षण का वर्णन, जीनोम अनुक्रमण तेजी लाना। ओके फ्रेंड्स। 6, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा विश्व जल दिवस पर जल शक्ति अभियान की शुरुआत हुई है, उसका थीम क्या है? थीम पूछा जा रहा है। तो थीम है वर्षा के जल संचयन करो, जहां भी गिरे और जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करे। तीसरा है वर्षा के जल को बचाओ, अपना जीवन सुखी बनाओ। अप्रयुक्त में कोई नहीं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से सही कौन है? सही उत्तर जहां भी गिरे, जब भी गिरे वर्षा का पानी इकट्ठा करे।
देख सकते हैं इसका ऑप्शन है, ये जस्ट लाइक कोटेशन की तरह होती है। इस अभियान के तहत वर्षा का जल को बचाने के कार्य को लेकर नरेंद्र मोदी जी विश्व जल दिवस के अवसर पर यह अभियान का शुरुआत किया है, जिसको कहते हैं जल शक्ति अभियान कैच द रन। याद रखेंगे, जल शक्ति अभियान चल रही है, उसका पूरा नाम है कैच द रन, जल शक्ति अभियान कैच द रन। तो ठीक है, ओके फ्रेंड्स, याद रखेंगे। नेक्स्ट 7, NDHM सैंडबॉक्स इन्वायरमेंट परियोजना के केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NBHM के किस चरण, यहाँ इस है बट कोई बात नहीं, इस चरण के माध्यम से स्थापना की गई थी। कौन सी चरण में? NDHM चरण 1, NDHM चरण 2, NDHM चरण 3, NDHM चरण 4। तो सही उत्तर है NDHM चरण 2। इसकी परियोजना का स्थापना का नवाचार को बढ़ावा देना और विश्वास का निर्माण करने के लिए विस्तार किया गया है। ओके, जैसे कि नवाचार को बढ़ावा मिलेगा और विश्वास का भी निर्माण होगा, और साथ ही साथ चरण 1 को जो मूल्यांकन हुई उसकी परिणाम के आधार पर ही NDHM परियोजना चरण 2 का विस्तार किया गया है। तो याद रखें, ये किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, 16 मार्च 2021 को राज्यसभा द्वारा किस अधिनियम को संशोधित कर गर्भ चिकित्सा समापन संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया गया? तो देखिए ऑप्शन क्या दिया हुआ है। अधिनियम 1971, अधिनियम 1975, अधिनियम 1980, अधिनियम 1982, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। उसमें सही उत्तर क्या है? अधिनियम 1971, 1971। राज्यसभा में 16 मार्च 2021 को गर्भ का चिकित्सीय समापन संशोधन विधेयक 2021 पारित हुआ है, जिसमें गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम संशोधन किया गया। तो कौन सा संशोधन किया गया? तो अधिनियम 1971 को संशोधन किया गया। इसका लक्ष्य है सामाजिक आधार पर गर्भपात को सुरक्षित करना और वैधानिक रूप से मानव सेवाओं महिलाओं को पहुंच को बढ़ावा देना, यानी विस्तार करना। ओके फ्रेंड्स, तो इसका आंसर क्या दिया? अधिनियम 1971 को संशोधन कर गर्भ चिकित्सा समापन संशोधन विधेयक 2021 को पारित किया, विधेयक पारित किया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा NGT कौन सी राज्य में तो इसका 9 क्वेश्चन नेक्स्ट है 9। राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा NGT कौन सी राज्य में अवैध और अवैज्ञानिक खनन को रोकथाम करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है? तो आप देख सकते हैं समिति का गठन किया गया, किस लिए किया गया है? तो राज्य में अवैध और अवैज्ञानिक खनन कौन सी राज्य में किया गया है समिति का गठन? तो ऑप्शन दिया हुआ छत्तीसगढ़, मेघालय, त्रिपुरा, राजस्थान। ऑप्शन दिया हुआ 4, तो सही उत्तर है मेघालय। मेघालय की पाबंदी के बावजूद भी बड़े पैमाने पर अवैध और गलत तरीके से खनन होने के कारण एक राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा इस खनन को रोकने के लिए 12 सदस्यों वाली एक निगरानी समिति का गठन किया गया है, जिसमें 1 महीने में 1 बार बैठक होगा और जिसमें स्थिति का जायजा लेना है और उनकी जो भविष्य में जो कार्य है उसका योजना बनाना है। तो इसका उद्देश्य यही है। तो आप देख सकते हैं मेघालय में अवैध और अवैज्ञानिक खनन को रोकथाम करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, राज्यसभा द्वारा 15 मार्च 2021 को किस संस्थान के द्वारा खाद्य प्रौद्योगिकी के 2 संस्थान उद्यमशीलता और प्रबंधन को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में मुख्य उद्देश्य है? तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है। हालांकि ये क्वेश्चन तो लंबा है, पर इससे समझने को आप लोग कोशिश करें। राज्यसभा के द्वारा 15 मार्च 2021 को किसी संस्थान है उसके द्वारा खाद्य प्रौद्योगिकी के 2 संस्थान, ये जो खाद्य प्रौद्योगिकी है उनकी 2 संस्थान उद्यमशीलता और प्रबंधन 2 तरह का संस्थान है, उनको राष्ट्रीय महत्व को दिलाने के लिए कुछ उनका मुख्य उद्देश्य ताकि उनका राष्ट्रीय महत्व मिल सके। ओके, तो उनके राष्ट्रीय महत्व को जो संस्थान के रूप में जो मुख्य उद्देश्य है उनका क्या उद्देश्य है, उनके मुख्य उद्देश्य को लेकर यह संस्थान के द्वारा उनको प्रदान किया गया है। तो किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया गया है? तो देखिए, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपेडा, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय कृषि अनुसंधान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान। इस पर उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान विधेयक 2021 पारित कर इस प्रौद्योगिकी के 2 संस्थान के रूप में उद्यमशीलता प्रबंधन को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आप देख सकते हैं बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। साथ ही साथ अभी फिलहाल विधेयक द्वारा राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी दोनों संस्थानों को कुंडली और राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तंजौर के रूप में जाना जाएगा। जब इनको महत्व मिल जाएगी, राष्ट्रीय महत्व मिल जाएगी, तो इनका नाम क्या होगा? कुडली। इसका ऊपर में न नहीं है, कुडली
और राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकी संस्थान तंजौर जाना जाएगा इनका नाम। और इससे मिलने वाली जो लाभ है, नया अभिनव पाठ्यक्रम शुरू हो जाएगी तथा कामकाजी स्वायत्तता मिलेगी, उस काम करने में उनको स्वतंत्रता मिलेगी। साथ ही साथ ये संस्थान विश्व स्तर पर बन सकेगी। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई है फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं विश्व स्तर पर पहचान बना लेंगी, इनका नए पाठ्यक्रम भी शुरू हो जाएगी और जो काम करना है उनको स्वतंत्रता में मिल जाएगी ये राष्ट्रीय महत्व मिलने पर। तो याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन आती है तो इसका पूरा डिटेल से अगर आप लोग को पहले से पढ़ा रहेगा तो आप लोग आराम से इसका क्वेश्चन को चूज कर सकते हैं, आंसर को चूज कर सकते हैं। ओके, आज़ादी का अमृत महोत्सव का आगाज करते हुए 12 मार्च 2021 को टेली लॉ पर वॉइस ऑफ द बेनिफिशियरी किस विभाग का द्वारा जारी किया गया है? तो ऑप्शन दिया हुआ सहकारिता विभाग, न्याय विभाग, रक्षा विभाग, सूचना और संचार विभाग। तो सही उत्तर है न्याय विभाग। वॉइस ऑफ द बेनिफिशियरी इस पुस्तक के रूप में संकलित किया गया जिसमें टेली लॉ नामक एक कार्यक्रम से उम्मीद रखने वाले, इससे लाभ लेने वाले लाभार्थियों को अपेक्षा और इसके अनुभव को संतुलित कर न्याय विभाग के द्वारा इस पुस्तक को जारी किया गया है। ये जो ये बेनिफिशियरी है, वॉइस ऑफ द बेनिफिशियरी एक पुस्तक है। ओके, टेली लॉ नामक एक कार्यक्रम चल रही है, उनसे जो उम्मीद जो रखते हैं और जो उनसे लाभ लेते हैं और उससे जो लाभ लेने के बाद जो अनुभव मिलती है, उनकी अनुभव को शेयर किया गया है न्याय विभाग के द्वारा इस पुस्तक में। ओके, और यह दूसरा संस्करण है, पहले भी एक संस्करण जारी कर चुका है और ये दूसरा संस्करण है। अभी इस कार्यक्रम का वर्तमान 27 राज्य और जम्मू कश्मीर, लद्दाख जैसी 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 285 जिलों के 29,860 कॉमन सर्विस सेंटर का माध्यम से चलाया जा रहा है। देख सकते हैं कि कितने कॉमन सर्विस सेंटर है, इसमें मेंशन भी मैंने कर दिया है एक्सप्लेनेशन में। 29,860 कॉमन सेंटर, 250 जिले हैं, 285 जिलों में ये चलाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा देश के मानव हाथी का टकराव को कम करने के लिए मधुमक्खी बाल बनाने के अनूठी परियोजना 2 मार्च 2021 को किस राज्य ने आरंभ किया है? ओके, मिस्टेक हुई है 1-2 जगह, कोई बात नहीं। ऑप्शन दिया उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। सही उत्तर है कर्नाटक। 15 मार्च 2021 को कर्नाटक के कोडागु जिले के चेल्लूर गांव के आसपास 4 स्थानों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आरंभ किया गया और इसका उद्देश्य शहद देने वाले मधुमक्खियों का उपयोग करके मानव बस्तियों को हाथियों के हमलों को विफल करना और मनुष्य व हाथी दोनों के जीवन को हानि को कम से कम करना। जो ये मधुमक्खी जो बनाया जा रहा है, शहद से देने वाली जो मधुमक्खियों का जो उपयोग किया जाएगा उसकी एक परियोजना है और ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत परियोजना को आरंभ किया जा रहा है। ओके, और ये किसके द्वारा किया गया है? तो खादी या ग्रामोद्योग के द्वारा किया गया। कहाँ पे? कर्नाटक पे। तो याद रखेंगे, सिंपल से क्वेश्चन है। तो इसको हाथी का टकराव को कम करने के लिए मधुमक्खी से रिलेटेड जो भी परियोजना है उसको आप ज्वाइंटली कर्नाटक में यूज किया जा रहा है 4 स्थानों पर। ओके, चेल्लूर गांव में, याद रखेंगे 15 मार्च 2021 को। नेक्स्ट, पर्यटक वाहन ऑपरेटर के लिए नई योजना अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण परमिट नियम 2021 के रूप में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा कब से लागू किया जाएगा? याद रखें, पर्यटक वाहन ऑपरेटर है, एक नई योजना है। क्या नई योजना है? अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण परमिट नियम 2021। किसके लिए? तो वाहन ऑपरेटर के लिए। सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया? तो 1 मार्च 2021, 1 मई 2021, 1 अप्रैल 2021। तो प्रयुक्त में से कोई नहीं, तो सही उत्तर 1 अप्रैल 2021। ये पर्यटन को बढ़ावा देने और राज्य के राजस्व में वृद्धि का उद्देश्य से कोई भी पर्यटक वाहन ऑपरेटर ऑनलाइन मोड के माध्यम से अखिल भारतीय पर्यटक प्राधिकरण परमिट के लिए आवेदन कर सकेगा और राजस्व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नियम को अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण का परमिट नियम 2021 के रूप में जाना जाएगा। ओके, तो इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण नाम है, परमिट नियम है। टोटल इतना लंबा है, याद रखेंगे, इतना लंबा नाम है और ये एक योजना है और इसको कब से लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 2021 से लागू किया गया है पर्यटक वाहन ऑपरेटर के लिए। ओके, नेक्स्ट, सरकार और राष्ट्रीय सूचना और विज्ञान केंद्र के द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड की सुविधा के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो राशन 24, मेरा राशन, रेस राशन, घर घर एक राशन। सही उत्तर है मेरा राशन।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के बीच एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली से संबंधित सेवाओं को सुविधा करने के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा 12 मार्च 2021 को मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। ऐप की मदद से लाभार्थी आसानी से खाद्यान्न पात्रता, हालिया लेन देन, उनकी आधार स्टैंडिंग स्थिति का विवरण देख सकता है। प्रवासी लाभार्थी भी इसकी एप्लीकेशन को आधे प्रवासन विवरण भी दर्ज कर सकता है। अपना प्रवासन विवरण भी दर्ज कर सकता है। लाभार्थी अपने सुझाव और प्रतिक्रिया भी दर्ज कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि जो मेरा राशन जो ऐप है वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थियों के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड प्रणाली से संबंधित है। ओके, मेरा राशन, और उसको कुछ सुविधाओं में देने के लिए, कुछ सेवाओं को देने के लिए राज्य सरकार ने, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने 12 मार्च 2021 को ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ताकि इन ऐप से सभी लाभार्थियों को आसानी से खाद्यान्न पात्रता, हालिया जो लेन देन हो रही है खाद्यान्न से रिलेटेड, जितने भी अनाज जहाँ पर लेन देन हो रही है, क्या है क्या नहीं, कहाँ उसका शेडिंग हो रही है, उसकी आधार को भी देख सकते हैं इस ऐप में। ओके, प्रवासी जो हैं, लाभार्थी जो प्रवासी हैं, जो बाहर से आए हैं, कहीं बाहर पे हैं, तो वो अपना जो प्रवासी जो विवरण है उसका भी दर्ज कर सकते हैं इस ऐप में। ओके, और अपना सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया भी दर्ज कर सकते हैं ऐप में। तो सारी सुविधा दी गई है। ओके, तो इसका आंसर है मेरा राशन। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा केंद्र सरकार को सार्वजनिक क्षेत्र के करीब कितनी कंपनियों को निजीकरण करने के लिए सूची जारी किया है? तो पहला ऑप्शन दिया 9 कंपनी, 10 कंपनी, 12 कंपनी, 14 कंपनी। याद रखेंगे, नीति आयोग के द्वारा केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र में करीब कितनी कंपनियों को निजीकरण किया जा रहा है, कितनी कंपनी को निजीकरण किया जा रहा है? तो सही उत्तर है 12 कंपनी। नीति आयोग के द्वारा केंद्र सरकार को संभावित निजीकरण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को करीब 12 कंपनी को सूची जारी किया। इस सूची में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और बीमा कंपनी भी शामिल है। उसमें एक रणनीति आत्मनिर्भर भारत के लिए सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम। नई नीति के अनुसार नीति आयोग ने निजीकरण और विलय के लिए इस रणनीति क्षेत्रों को सार्वजनिक उपक्रमों के नाम से सिफारिश करनी होती है। नियामक प्राधिकरण के तौर पर काम करने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमियों जैसे स्वायत्त संस्थान न्यास, डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूट जैसे भारतीय खाद्य निगम और भारतीय विमान प्राधिकरण आदि सूची का से बाहर रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, ये नीचे बाहर तो रखा गया है, या इसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट इस नीचे में दिया हुआ है, इन दोनों को बाहर रखा गया, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को, इन सूची से। ओके, तो इसका क्या, कितनी कंपनी को निजीकरण किया जा रहा है? तो 12 कंपनी को। नेक्स्ट, ब्रिक्स संपर्क समूह का पहले बैठक किसकी अध्यक्षता में की गई है? ये समूह है ब्रिक्स संपर्क समूह, ये पहली बार बैठक हुई है। किसकी अध्यक्षता में की गई? तो भारत, ब्राजील, चीन, रूस। सही उत्तर है भारत। भारत के नेतृत्व में आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर बीच संपर्क समूह पहली बैठक 9 से 11 मार्च तक आयोजित किया गया। इसका मुख्य मुद्दे हैं सभी सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाना और तौर तरीकों को विचार विमर्श करना। और साथ ही साथ कुछ अन्य पर भी है, जैसे कि रूस की रास्ता में 2020 का बिहार दिवस 25 तक दस्तावेजी आधार संबंधी कार्य योजना बनाई थी। हाँ, रूस से संबंधित जो 2020 में रणनीति है 2025 तक जो बनाई थी दस्तावेज, उसके आधार पर भी कार्य योजना बनाई गई थी, उसको लेकर चर्चा की गई और ई कॉमर्स क्षेत्र में उपभोक्ता संरक्षण के लिए रूपरेखा तैयार करने का प्रस्ताव भी किया गया है। और स्वच्छता कार्य प्रणाली जो सस्ता वाला आनुवंशिक संसाधन है, उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा की गई है। परंपरा ज्ञान को सुरक्षा के लिए ब्रिक्स फ्रेमवर्क में जानकारी भी दी गई है। तो आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन थोड़ी बहुत मिस्टेक हुई है फ्रेंड्स, तो कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे फिर से ना हो। ओके, नेक्स्ट, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन को कब शुरू किया गया है? तो ऑप्शन दी हुआ 10 मार्च 2021, 9 मार्च 2021, 25 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021। तो सही उत्तर 9 मार्च 2021। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 9 मार्च 2021 के जारी अधिसूचना के अनुसार कोरोना वायरस के समय में जल जीवन मिशन के तहत प्रतिदिन 1 लाख कनेक्शन दिया जा रहा है। अब मिशन शुरू होने के समय 3.77 करोड़ से अधिक परिवारों को नल का पानी कनेक्शन दिया गया था, पहले ही दे दिया गया था। और अभी वर्तमान का स्थिति में अगर देखा जाए तो 7 करोड़ से अधिक ग्रामीण परिवारों को अपने घरों में स्वच्छ नल का जल प्रदान किया गया। गोवा में 100% नल का जल का कनेक्शन देने वाला देश पहला राज्य बन गया है और दूसरे स्थान पर तेलंगाना बन गया है। तो याद रखेंगे, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल जीवन मिशन कब को शुरू किया गया? 9 मार्च 2021। ओके, नेक्स्ट, किस मंत्रालय के तहत मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल
और मिशन सक्षम को आंगनबाड़ी के समावेशन के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया है। तो ऑप्शन दिया हुआ मानव विकास संसाधन मंत्रालय के तहत, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय। सही उत्तर है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। इस मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य हर तरह का योजनाओं और कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से लागू करना, साथ ही प्रमुख योजनाओं को मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत आपस में श्रेणीबद्ध कर देना। आप देख सकते हैं इसका 3 योजना है। क्या क्या 3 योजना दिया हुआ? मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति के अंतर्गत श्रेणीबद्ध कर दे। इन 3 छत्रक योजनाओं को महिला बाल विकास मंत्रालय विभाग की तरफ से कुछ प्रमुख मांगों को 2021-22 के बजट में सहयोग के आवंटन किया गया है। ओके, तो ये आंसर क्या चीज़ पूछा गया है? तो किसके तहत मिशन पोषण 2.0, मिशन वात्सल्य और मिशन सक्षम को आंगनबाड़ी के समावेशन के साथ प्रभावी ढंग से लागू किया है? किसी के तहत? तो आप देख सकते हैं ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत। थर्ड ऑप्शन। कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा कृषि वानिकी योजना पर चल रहे मिशन के तहत रेशम क्षेत्र में इस कृषि वानिकी कार्य को प्रोत्साहित करने के लिए किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा? तो ऑप्शन दिया हुआ है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, खाद्य एवं ग्रामोद्योग आयोग, वस्त्र मंत्रालय, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर है वस्त्र मंत्रालय। वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत केंद्रीय रेशम बोर्ड रेशम क्षेत्र में कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। इसका उद्देश्य सिर्फ किसानों का रेशम पालन आधार पर कृषि वानिकी को मॉडल को अपनाना और उसको प्रोत्साहित करना, जिससे प्रधानमंत्री मेक इन इंडिया एवं मेक फॉर द वर्ल्ड का दृष्टिकोण पर योगदान देगा। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? वस्त्र मंत्रालय। ये जो कृषि और किसान मंत्रालय द्वारा कृषि वानिकी की योजना जो चल रही है रेशम क्षेत्र में, उसको रेशम क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए वस्त्र मंत्रालय के तहत साथ इन्होंने हस्ताक्षर किया है, समझौता पे हस्ताक्षर किया है। तो याद रखेंगे ये किसके अधीन है, किस मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा? अब वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्य करेगा। भारत और बांग्लादेश के मजबूत दोस्ती की स्मृति में आयोजित स्वर्णिम विजय वर्ष के अवसर पर होने वाली कार्यक्रम में पहली बार भारतीय नौसेना को कौन सी जहाज मिसाइल मोंगला बंदरगाह पर भाग लेगा? देख सकते हैं बहुत सारी क्वेश्चंस है, उसमें बहुत सारे चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी है, तो आप उसे ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका, देख लीजिए। सानिध्य एवं जलाशय, सुमेधा एवं पुलिस, पट्टिका एवं वज्र। सही उत्तर है सुमेधा एवं पुलिस। यहाँ पर पुलिस होगा, सुमेधा एवं पुलिस, पुलिस नहीं होगा, पुलिस होगा। भारतीय नौसेना सऊदी से भारतीय नौसेना ओके फ्रेंड्स, मैंने जो शब्द जो मिस्टेक थी उसको मैंने सुधार दिया है, आप चेक कर सकते हैं। तो सही उत्तर है सुमेधा एवं कुलिस। भारतीय नौसेना स्वदेशी गश्ती जहाज सुमेधा स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल से लैस जहाज कुलिस बांग्लादेश के ऐतिहासिक बंदरगाह शहर मोगला में 8 मार्च से 10 मार्च तक 2021 तक होने वाले कार्यक्रम में भाग लिया। अब देख सकते हैं इसका जो उत्तर है सुमेधा और कुलिस, ये एक तरह से जहाज है और ये स्वदेशी है। भारतीय नौसेना का जो स्वदेशी है, भारत से बना हुआ जहाज है। ओके, और एक गाइडेड मिसाइल से लैस है, स्वदेशी निर्मित गाइडेड मिसाइल से लैस है एक जहाज। कौन है? तो कुलिस। कौन है? ये कुलिस। तो कुलिस नाम याद रखिएगा और एक सुमेधा का नाम याद रखिएगा। इन्होंने बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह है वहाँ पे, वहाँ के जो होने वाले जो कार्यक्रम थे उसमें भाग लिया है। पहली बार भारतीय नौसेना को कोई जहाज बांग्लादेश में मोंगला बंदरगाह का दौरा किया, देख लीजिए, पहली बार। याद रखेंगे, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है। और साथ ही साथ 1971 को मुक्ति संग्राम के दौरान अपने प्राणों को आहुति देने वाले बांग्लादेशी और भारतीय सैनिकों को तथा नागरिकों को श्रद्धांजलि देना तथा इस क्षेत्र में शांति, स्थिरता और अच्छी व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारत को ढेर संकल्प प्रतिबद्धता को दोहराना इनका उद्देश्य है। तो किस उद्देश्य से वहाँ पर कार्यक्रम में भाग लिया? तो आप देख सकते हैं हमारे जो मुक्ति संग्राम दौरान 1971 में जो वार हुआ था उसको लेकर आप श्रद्धांजलि दिया गया है और वहाँ पे पहली बार यात्रा किया गया मोंगला बंदरगाह में।
तो किस जहाज को लेकर? तो गश्ती सुमेधा और पुलिस को लेकर। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस, मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का कितनावां संस्करण का उद्घाटन किया गया? इस संस्करण पूछा जा रहा है कितना संस्करण शुरुआत हुई है और कितना संस्करण अभी हो रही है। तो ऑप्शन दिया दूसरा संस्करण, तीसरा संस्करण, चौथा संस्करण, पहला संस्करण। सही उत्तर है दूसरा संस्करण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मार्च 2021 को मैरी टाइम इंडिया समिति 2021 को उद्घाटन हुआ, जिसमें उसका दूसरा संस्करण था। और इस सम्मेलन का आयोजन सिर्फ बंदरगाह, पोर्ट, परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय द्वारा ही किया गया। यह समुद्री सुरक्षा, खोज एवं बचाव की क्षमताओं को सुरक्षा, समुद्री पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना एक सूचना प्रणाली के रूप में किया गया। ये समिट को जो सम्मेलन हुआ है, किस लिए हुआ है? तो समुद्री सुरक्षा से लेकर हुआ है, तो उसकी खोज और बचाव और जो क्षमता और सुरक्षा है उसको लेकर हुआ है। समुद्री पर्यावरण को संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक प्रणाली के रूप में उसको विकसित करना है, उस उद्देश्य को लेकर यहाँ सम्मेलन किया गया है। इस अवसर पर ई बुक मेरी टाइम इंडिया विजन 2030 और सागर मंथन जैसा मार्केट मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर का शुभारंभ भी किया है। देख लीजिए इसके साथ साथ क्या हुआ है वहाँ पे, एक पुस्तक जारी किया है। पुस्तक का नाम क्या है? ई बुक मेरी टाइम इंडिया विजन 2030। और साथ ही साथ सागर मंथन, एक सेंटर है। सागर मंथन क्या है? एक सेंटर है। ये मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस को लेकर उन्होंने ये शुभारंभ किया है। दूसरा संस्करण में ये शुभारंभ भी हुआ है और उद्घाटन भी हुआ है मैरी टाइम इंडिया समिट 2021 का। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। अगर ऐसा ना पूछा जाए तो दूसरी तरफ से पूछा जाएगा कि सागर मंथन मार्केट मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस सेंटर का शुभारंभ किस संस्करण किया गया है। ओके, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो देख ले, इस एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, बहुत सारे आंसर भी इसी में मिल जाते हैं। तो नेक्स्ट, सुगम भारत ऐप और एक्सेस फोटो डाइजेस्ट की पुस्तिका का विमोचन कौन सी मंत्री के द्वारा किया गया है? तो देख लिए ऑप्शन क्या है? मानव विकास संसाधन मंत्री, गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। तो सही उत्तर है केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत द्वारा 2 मार्च 2021 होगा। ओके, 2021 के नई दिल्ली वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम भारत ऐप और एक साफ फोटो डाइजेस्ट नाम, ओके, ऐप और एक्सेस होगा। इसको भी मैं सुधार देती। ओके फ्रेंड्स, तो अब देख लीजिए, चेक कर लीजिए। तो थावर चंद गहलोत के द्वारा 2 मार्च 2021 को नई दिल्ली की वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सुगम भारत ऐप और एक्सेस, मैंने यहाँ इंग्लिश में मेंशन किया है, फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तक का विमोचन किया। इस ऐप का पुस्तिका का विकास दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा किया जा रहा है। देख लीजिए किस विभाग के द्वारा किया जा रहा है? दिव्यांगजन सशक्तिकरण। इसकी विशेषता भारत में एक्सेसिबल इंडिया अभियान के जरिए क्राउड सोर्सिंग मोबाइल एप्लीकेशन का 3 पिलर के रूप में, यानी निर्मित वातावरण, परिवहन क्षेत्र और आईसीटी से संबंधित माहौल को संवेदनशीलता और उनकी क्षमता को बढ़ाने के एक साधन बनेगा। ये जो पुस्तक जारी किया है, इससे क्या होने वाला फ़ायदा है? इससे क्या होने वाला है फ़ायदा कि इस अभियान से जो क्राउड सोर्सिंग जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसका जो 3 पिलर के रूप में, जैसे वातावरण, परिवहन क्षेत्र और आईसीटी से जो माहौल है उनकी क्षमता को बढ़ाना होगा और संवेदनशीलता को लेकर साधन बनाया जाएगा। क्षमता को बढ़ाने के लिए और संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए एक साधन बनेगा। कौन? तो भारत ऐप और एक्सेस फोटो डाइजेस्ट नामक पुस्तक। ओके, और इसी ऐप से और इसी पुस्तक से दिव्यांगजन का सशक्तिकरण में भी विकसित किया जाएगा, उनकी सशक्तिकरण किया जाएगा। और इसी अभियान के तहत, इसी एप्लीकेशन के तहत आप बता दिए 3 पिलर क्या क्या है, याद रखें। तो देख लीजिए एक्सप्लेनेशन क्या है इसका। तो आंसर होगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। कौन सी मंत्री के द्वारा? तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री। नेक्स्ट, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव भारत के किस राज्य में संपन्न किया गया है? तो ऑप्शन दिया हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 2021 का तीसरा और अंतिम संस्करण को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में संपन्न हुआ। यह संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजन किया गया और इस क्षेत्रीय संस्कृति केंद्रों में भागीदारी के साथ 2015 में भी आयोजन किया गया था। तो याद रखें, ये तीसरा संस्करण था और अंतिम संस्करण है, खत्म जो हुआ है पश्चिम बंगाल मुर्शिदाबाद में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव, ये अंतिम संस्करण था। तो इसका आंसर क्या होगा? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट, सामर अभियान देश के किस राज्य द्वारा शुभारंभ किया गया? सामर अभियान है, तो सामर अभियान किस देश से संबंधित है? देख लीजिए ऑप्शन क्या है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, बिहार। सही उत्तर झारखंड। सामर अभियान को झारखंड सरकार द्वारा राज्य की कुपोषण से निपटने के लिए शुभारंभ किया। सामर का फुल फॉर्म क्या है? स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिविएशन ऑफ
मल न्यूट्रिशन एंड एनीमिया रिडक्शन शामिल। तो और राज्य के एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों को पहचान करना इसका ये एक उद्देश्य है। देख लीजिएगा, इसका फुल फॉर्म मैंने बता दिया है और इसका उद्देश्य क्या है, एनीमिक महिलाओं और कुपोषित बच्चों को पहचान करना। याद रखेंगे ये कहाँ से शुरू हुई, तो झारखंड सरकार शुरू की है। नेक्स्ट 25 PMJ प्रधानमंत्री PMU के तहत कितने लाखों को रुपये को ब्याज मुक्त ऋण आवास योजना लाभार्थी को दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसी का शॉर्ट फॉर्म है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। तो ऑप्शन दिया है 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख। सही उत्तर 2 लाख। जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा कमजोर वर्ग के परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ब्याज मुक्त ऋण आवास योजना के लाभार्थियों को कम से कम 2 लाख का ब्याज रहित लोन देने का भी प्रस्ताव मंजूरी किया है। अभी वर्तमान में जो लाभार्थियों के परिवारों को केंद्रीय योजना के तहत 1.66 आर्थिक मदद की जा रही है। अभी फिलहाल 1.5 लाख से कुछ ज़्यादा 1.60 1,66,000 रुपया मदद की जा रही है। अब इसे 2 लाख बढ़ा के कितना कर दिया है, 2 लाख। तो इसको इसमें ब्याज नहीं दिया जाएगा। तो कौन से राज्य किया शुरू किया है, तो जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा किया गया है। तो कम से कम 2 लाख के मुक्त 2 लाख जो रुपये मिलेंगे वो मुक्त ऋण के बिना ब्याज का मिलेंगे। ओके नेक्स्ट 26 अर्जुन सहायक नहर परियोजना किस राज्य सरकार के सहायक परियोजना है। आंसर दिया हुआ ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आंसर क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा महोबा में निर्माण अर्जुन सहायक नहर परियोजना का शुभारंभ किया है। कहाँ पर किया गया है, तो उत्तर प्रदेश के महोबा में, जिसमें किसानों को सिंचाई सुविधा, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करेगी और धसान नदी पर निर्माण किया गया है। ये धसान नदी है वहाँ पे उत्तर प्रदेश में, देख लेंगे कहाँ पे है। ओके, तो ये वहाँ पर किया गया, उसी के किनारे किया गया है महोबा में। तो सही उत्तर क्या है, उत्तर प्रदेश। याद रखेंगे अर्जुन सहायक नहर परियोजना किस राज्य से संबंधित है, उत्तर प्रदेश से संबंधित है। 27 कौन से राज्य में पर्यटन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत तीर्थ यात्रा गतिविधि केंद्र के आधार पर मां बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास के परियोजना का आधारशिला रखी गई है। तो देख लीजिए ऑप्शन क्या होता है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, बिहार। तो सही उत्तर है छत्तीसगढ़। डोंगरगढ़ की मां बमलेश्वरी देवी मंदिर जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, उसके विकास की परियोजना आधारशिला रखी गई है। इस पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रसाद योजना के तहत स्वीकृत है। याद रखेंगे, देखेंगे ये जो पर्यटन मंत्रालय द्वारा कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो प्रसाद योजना चलाई जा रही है। उस प्रसाद योजना के तहत इस परियोजना को भी लाया गया है। तो कौन सी परियोजना है, तो माँ बमलेश्वरी देवी मंदिर का विकास की परियोजना है। याद रखें, जो कि परियोजना तीर्थ यात्रा गतिविधि केंद्र में तीर्थ यात्रा की बुनियादी ढांचे को भी विकास का कार्य करेगी। तीर्थ यात्रा से रिलेटेड है और उसकी जो बुनियादी ढांचे है उसका विकास किया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन क्या दिया है, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद के द्वारा विकसित की गई उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन देश की कौन सी राज्य में किया गया है। तो देख लीजिए उदयपुर विज्ञान केंद्र कहाँ है। उदयपुर अगर आप लोगों को पता होगा तो डेफिनेटली जान जाएंगे कि कौन से आंसर होंगे इसमें। तो मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, त्रिपुरा। सही उत्तर है त्रिपुरा। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस के द्वारा उदयपुर विज्ञान केंद्र प्रदेश के प्रति समर्पित किया। उदयपुर विज्ञान केंद्र का मुख्य उद्देश्य विज्ञान की संस्कृति को बढ़ावा देना और पूरे देश में यह विज्ञान केंद्र 22वां विज्ञान केंद्र कहलाएगा। देख लीजिए पूरे देश में ये 22वां विज्ञान केंद्र होगा। कौन से विज्ञान के, उदयपुर विज्ञान केंद्र। और ये त्रिपुरा का राज्यपाल रमेश बैस। फिलहाल तो आपको पता ही है कि झारखंड का जो राज्यपाल है वो रमेश बैस है। ओके, अब बन गए हैं, पहले तो त्रिपुरा के थे वो, अब वो झारखंड का हो गया। ओके, और उदयपुर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने पिछले बार भी आपको डाला था कि जो से प्राधिकरण हवाई अड्डा के प्राधिकरण का जो अवार्ड मिला था वो सबसे बेस्ट पॉइंट किसको सबसे ज़्यादा मिला है, तो उदयपुर हवाई अड्डे को। तो याद रखेंगे उससे रिलेटिव। ओके नेक्स्ट 29 भारतीय रिजर्व बैंक में अनुसार भारत के विदेशी मुद्रा भंडार मार्च के अंतिम सप्ताह में कितनी अरब डॉलर की वृद्धि दर्ज की गई। एफडीआई तो आप लोग समझते होंगे, एफडीआई उसी को विदेशी मुद्रा भंडार कहा जाता है। ओके, तो विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारे देश में हुई है वो कितनी दर्ज की गई है मार्च के अंतिम सप्ताह में 2021 में भारतीय आरबीआई के अनुसार। तो देख लेते हैं पॉइंट इसमें क्या क्या दिया ऑप्शन में। 482.085, 502, 582.037, 1.739। सही उत्तर है 582.037। तो देख सकते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा देश का विदेशी मुद्रा भंडार मार्च के अंतिम सप्ताह में 1.739 अरब डॉलर बढ़कर 582
से 0.37 हो गया है। यह वृद्धि मुख्य कारण क्या है? तो विदेशी मुद्रा के परिसंपत्तियों में वृद्धि होना। अब भारत की दुनिया में चौथा सबसे बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार वाला देश बन गया। प्रथम स्थान पर चीन है, दूसरे स्थान और तीसरे स्थान पर कौन कौन है? तो जापान और स्विट्जरलैंड है। चौथा कौन है? भारत है। देख सकते हैं FDI जो मुद्रा भंडार है हमारे देश में बहुत ज़्यादा हो गया अचानक। और क्यों हुआ है? तो यहाँ से जो जाने वाले जो प्रवासी है, वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, यहाँ से जो वर्क करते हैं वहाँ पे जाकर या बिजनेस करते हैं, तो उससे जो आने वाली मुद्रा है जो हम लोगों को सरकार को देनी होती है, भारत सरकार को, तो उससे मिलती है। और साथ ही साथ यहाँ से जो बिजनेस उत्पादन जो होती है और जो निर्यात किया जाता है, भारत सरकार जो निर्यात करते हैं, उससे जो मिलने वाले लाभ मिलती हैं, तो उस विदेशी मुद्रा भंडार कहलाता है। तो आप देख सकते हैं विदेशी मुद्रा भंडार हम लोगों का भारत में कितना हो गया है, तो 582,037। बहुत अच्छी बात है ये। जो वहाँ से जो भेजी जाती है विदेश से जो भेजा जाता है मुद्रा, जो वहाँ पे लोग काम करते हैं, उससे मिलने वाले जो टैक्सेस है, कर है, उनको रेमिटेंस बोला जाता है। ओके, तो याद रखेंगे। इससे रिलेटेड आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट, केंद्र सरकार निवेशकों के लिए विशेष पोर्टल ऑफ निर्भर निवेशक मित्र लॉन्च करने का निर्णय। यह पोर्टल वाणिज्य मंत्रालय के अधीन तिथि कब जारी की गई है? देखिएगा, पोर्टल ऑफ आत्मनिर्भर निवेशक मित्र। देखिए, ऑफ निर्भर हो गया है, यहाँ पर आत्मनिर्भर होगा, थोड़ी मिस्टेक हुई है। आत्मनिर्भर निवेशक याद रखेंगे, यहाँ नीचे मेंशन किया हुआ है, कोई बात नहीं। तो ऑप्शन दिया हुआ 1 अप्रैल 2021, 1 मई 2021, 25 अप्रैल 2021, 2 मई 2021। तो सही उत्तर 1 मई 2021। केंद्र सरकार के द्वारा निवेशकों के लिए विशेष पोर्टल आत्मनिर्भर निवेशक मित्र लॉन्च करने का निर्णय लिया है, और ये पोर्टल वाणिज्य मंत्रालय के अधीन उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के द्वारा किया जा रहा है। तो याद रखेंगे कब किया जा रहा है, तो 1 मई 2021 को जारी किया जाएगा। ये 1 मई 2021 को जारी किया जाएगा। तो आत्मनिर्भर निवेशक मित्र। नेक्स्ट, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड CBIC ने कितने रुपए के अधिक से कारोबार करने वाली कंपनियों के लिए इनवॉइस 1 अप्रैल से अनिवार्य कर दिया है? 200 करोड़, ऑप्शन दिया हुआ है 50 करोड़, 100 करोड़, 45 करोड़। तो सही उत्तर है 50 करोड़। 1 अप्रैल 2021 से B2B लेन देन के लिए इनवॉइस निकालना अनिवार्य कर दिया है। नियम है कि 5 करोड़ से अधिक के कारोबार करने वाली कंपनी के बीच होने वाले लेन देन के लिए अब केंद्रीय प्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड के द्वारा इनवॉइस लागू कर दिया है। पहले भी 100 करोड़ रुपये से अधिक के कारोबार वाली इकाइयों के लिए एक नई 1 जनवरी 2021 से लागू किया गया, और माल एवं सेवा कर GST कानून के तहत 500 करोड़ से अधिक की कारोबार कंपनियों के लिए B2B के लेन देन के लिए इनवॉइस 1 अक्टूबर 2020 से ही अनिवार्य कर दिया गया था। अब देख सकते हैं 500 करोड़ से अधिक कारोबार जो कंपनी करते हैं, उनकी जो लेन देन होती है उसके लिए वो उनको इनवॉइस निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, साथ ही साथ 100 करोड़ के लिए भी कर दिया गया। अब 100 करोड़ से नीचे घटाकर 50 करोड़ के लिए भी कर दिया। जो 50 करोड़ कमाते हैं कारोबार के जरिए जो लेन देन होती है, उसको लेकर वो इनवॉइस को अनिवार्य कर दिया 1 अप्रैल 2021 से। ओके, देख सकते हैं इसका आंसर होगा 50 करोड़। नेक्स्ट, 32, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा वाणिज्य बैंकों के प्रदर्शन को ट्रैक करने के लिए डिजिटल भुगतान स्कोर कोड का सूची जारी किया है। निम्न में से कौन सी बैंक लगातार तीसरे महीने के टॉप पर है? तो ऑप्शन दिया हुआ है HDFC बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक। सही उत्तर है SBI। डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड को कई डिजिटल मापदंडों पर वाणिज्य बैंकों का प्रदर्शन को ट्रैक करता है, उसी तरह लेकर भारतीय स्टेट बैंक लगातार तीसरे महीने के टॉप पर है। SBI ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 6.36 बिलियन लेन देन का प्रोसेस की है, जो बैंक का कुल लेन देन की मात्रा 67% है। उच्चतम UPI लेन देन वाला मात्रा दर्ज की करके तीसरा बैंक बन गया है। फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस उच्चतम UPI लेन देन की मात्रा दर्ज करके स्विस रेमिटर बैंक बन गया है। सर्वाधिक डेबिट कार्ड जारी करने वाला बैंक भी SBI है। तो यहाँ पर जो था लेन देन मैंने सुधार दिया, और स्विस रेमिटर बैंक है यहाँ पर लिखा हुआ था। ओके फ्रेंड्स, तो चेक कर लीजिए एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है बढ़िया से। तो डिजिटल भुगतान स्कोर कार्ड का कहीं डिजिटल मापदंडों पर वाणिज्य बैंकों के प्रदर्शन को ट्रैक करता है। ये जो स्कोर कार्ड है
जो बनाया जाता है डिजिटल मापदंडों पर ही बनाया जाता है और वाणिज्य बैंक का जो होने वाले प्रदर्शन उसको ट्रैक करता है। उसी तरीके से लेकर भारतीय स्टेट बैंक जो लगातार तीसरे महीने को टॉप पर रहा और ये जो लेन देन जो हुई है 6.36 बिलियन का लेन देन हो गई है कुल मिलाकर, और 67% उसकी कुल लेन देन हुई है। तो हाई यूपीआई लेन देन के मात्रा में हाई यूपीआई रहने पर ये शीर्ष मतलब सबसे उच्चतम रेमिटर बैंक बन गया है और सर्वाधिक डेबिट कार्ड जारी करने वाला भी बैंक एसबीआई बन गया है। तो याद रखेंगे इसका आंसर क्या होगा, भारतीय स्टेट बैंक। 33 है क्वेश्चन नंबर। तो डस्टलिक 2 वार्षिक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा इन दो देशों के बीच हुआ है। किन दो देशों के बीच हुआ है? तो भारत किर्गिस्तान, भारत तुर्कमेनिस्तान, भारत उज्बेकिस्तान, भारत इंडोनेशिया। ओके, चेक कर सकते हैं। तो सही उत्तर है भारत उज्बेकिस्तान। भारत एवं उज्बेकिस्तान के सैनिक टुकड़ियों को संयुक्त राष्ट्र आदेश के तहत पर्वतीय, ग्रामीण और शहरों के ऊपरी हिस्से में आतंकवाद विरोधी अभियानों के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञता और कौशल साझा करती है। इसका पहला संस्करण नवंबर 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित हो चुका है और संयुक्त सैन्य अभ्यास डस्टलिक 2 विदेशी प्रशिक्षण नोट चौबटिया रानीखेत में मार्च के 2021 में आरंभ हुआ। तो देख लीजिए इसका संस्करण जो है पहला संस्करण 2019 में हुआ था और ये जो हो रहा है दूसरी संस्करण हो रही है। ओके, और दूसरी संस्करण हुई तो किसके किसके बीच? भारत उज्बेकिस्तान। डस्टलिक 2 से रिलेटेड कौन से सॉरी फ्रेंड्स, हाँ डस्टलिक 2 से रिलेटेड कौन सा आंसर होगा? तो भारत और उज्बेकिस्तान, याद रखेंगे आप। ओके, नेक्स्ट GSAT-1 धरातल के प्रत्येक भाग को बारीकी से देखने वाला देश का पहला सैटेलाइट किसके द्वारा परीक्षण कर लॉन्च की गई है? GSAT का तो देख लीजिएगा कौन सा देश का पहला सैटेलाइट है, याद रखिएगा। पहला सैटेलाइट तो याद रखेंगे आप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गई, कभी भी पूछा जा सकता है ये। तो GSAT का 1 को जो लॉन्च किया गया है किसके माध्यम से लॉन्च किया गया है? तो GSLV F9, GSLV F10, GSLV F11, GSLV 13। तो सही उत्तर है GSLV F10। 28 मार्च 2021 को GSAT-2 को GSLV F10 के द्वारा धरातल के प्रत्येक भाग को बारीकी से देखने वाला देश का पहला सैटेलाइट प्रक्षेपण किया है। देखेंगे आप इस सैट को, ये जो सैटेलाइट हो रही है, सैटेलाइट का जो नाम है GSAT-1, सॉरी GSAT-2 होगा, यहाँ पर ये 1 मिस्टेक हो गया, GSAT-2। तो इसको प्रक्षेपण किस माध्यम से किया जा रहा है? तो GSLV F10 के माध्यम से किया जा रहा है और इसके एक और नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया? तो अंतरिक्ष में भारत की आंख, याद रखेंगे आप। इन महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये 2268 किलोग्राम वजन है इसका। सैटेलाइट पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में लॉन्च हुआ है, याद रखेंगे। कितनी ऊंचाई पर ये लॉन्च हुआ है? 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो अंतरिक्ष से भारत की जमीन और सीमाओं को निगरानी करेगा। ये सीमा से सुरक्षा करने में सक्षम भी होगा, साथ ही साथ जमीनी विकास और आपदा प्रबंधन में भी सूचना देगा। ओके, ये सैटेलाइट से बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। तो बता दिया गया आपको क्या फ़ायदे हैं। जमीनी विकास, आपदा प्रबंधन से भी सूचना देंगे, साथ ही साथ निगरानी भी करेंगे, सीमा को सुरक्षा भी करेंगे। ओके, तो GSLV F10 के माध्यम से GSAT-2। दुनिया का सबसे छोटे कण न्यूट्रोनॉट का पता लगाने के लिए रूस के द्वारा कौन सा झील में स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया गया? स्पेस टेलीस्कोप स्थापित किया गया है, तो कौन से झील में हुआ है? रूस का है, रूस में हुआ है। तो रूस को कौन से झील में है? तो ओनिगेका झील, कैस्पियन झील, बैकाल झील, लाडोगा झील। तो सही उत्तर है बैकाल झील। रूस के वैज्ञानिकों ने बैकाल झील के अंदर एक बढ़ते हुए स्पेस टेलीस्कोप लगाया है, जो उसका जो कार्य है न्यूट्रोनॉट का पता लगाना। इस टेलीस्कोप से धरती पे बनते बिगड़ते न्यूट्रोनॉट की खोज में साइंटिस्ट को मदद करेगा। इससे पूरी दुनिया का पता चलेगा कि न्यूट्रोनॉट की मात्रा कम है या ज़्यादा है, संतुलित है या संतुलित। इसलिए इसको GBD इसको कहा जाता है, GBD के नाम से जाना जाता है। इसको क्या कहा जाता है? GBD के नाम से। बैकाल, यहाँ बैकाल होगा, बैकाल GBD होगा। ओके, बैकाल GBD के नाम से जाना था। यह बैकाल झील में 750 से 350 मीटर यानी 2500 से लेकर 4300 फीट के नीचे पानी में तैनात किया गया है। ओके, ये सबसे सूक्ष्म कण है, बहुत छोटा कण है। न्यूट्रोनॉट जो है बहुत सूक्ष्म कण है और इसी को देखने के लिए टेलीस्कोप लगाया गया, स्पेस टेलीस्कोप। न्यूट्रोनॉट जो है वो सूक्ष्म कण है और कहाँ लगाया गया? तो बैकाल झील में लगाया। कितनी गहराई में लगाया? तो नीचे दिया हुआ है,
ओके, इसका नाम क्या हुआ? तो बैकाल जीपीडी। नेक्स्ट, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी वैज्ञानिक ने कितने वर्ष के आसपास चंद्रमा दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने के लक्ष्य लेकर एक मिशन पे काम कर रहे हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ 2023, 2024, 2022, 2025। भारतीय और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एक संयुक्त जांच शुरू करने के लिए सहयोग करने की समीक्षा से साथ ही साथ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जाक्सा के वैज्ञानिक 2024 के आसपास चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजने का लक्ष्य को लेकर एक मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है। अब देख सकते हैं इसरो और जाक्सा क्या किया है, लैंडर और रोवर भेजना है कहाँ पे? चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे, उसी का मिशन पर काम करना शुरू कर दिया है 2024 तक। तो ये पूछा जाएगा कि जाक्सा कहाँ का कंपनी? तो जापान की कंपनी है। अगर लैंडर रोवर दक्षिणी ध्रुव कहाँ भेजा जा रहा है? तो दक्षिणी ध्रुव पे भेजा जा रहा है। तो कितनी कब तक भेजा जा रहा है? तो 2024 तक भेजा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में दिया हुआ आंसर क्या है? 2024 तक। प्रणीत नामक एक ई टेंडरिंग पोर्टल स्थापना की है, वो किस पीएसयू कंपनी से संबंधित है? समझ सकते हैं एनटीपीसी। पीएसयू कहने का मतलब है कि नवरत्न कंपनी, महारत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी, तीन कंपनी, तीन भागों में बांटा गया है, तीन तरह की कंपनी है, सरकार वो किया है। तो एनटीपीसी, इसका ऑप्शन दिया है एनटीपीसी, पीजीसीआईएल, ओएनजीसी, आईओसी। सही उत्तर है पीजीसीआईएल। केंद्रीय पीएसयू पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफ इंडिया प्रणीत नामक एक टेंडरिंग पोर्टल स्थापना की है। प्रणीत नामक ई टेंडरिंग पोर्टल जो रिलेटेड है वो पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। ये पोर्टल कागजी कार्रवाई और संचालन में आसानी और निविदा प्रक्रिया में अधिक पारदर्शी बनाने की मदद करेगा। जो कागजी जो कार्रवाई होती है उसमें कम करने का काम करेगा, कागज़ का यूज बहुत कम होगा, संचालन में भी यूज जो होगी आसानी से हो जाएगी, इजी वे में होगी, और जो निविदा प्रक्रिया वो अधिक ट्रांसपेरेंट रहेगी। तो आप देख सकते हैं तो पीएसयू पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ओके, नेक्स्ट, मध्य एवं पूर्वी यूरोप का सदस्य देशों का विभाजन और शासन नीति माध्यम से यूरोपीय संघ का एकता को कमजोर करने वाली बढ़ती चीन की आक्रामकता को मुकाबला करने के लिए कौन से सिद्धांत को स्वीकार किया है? तो ऑप्शन दिया हुआ है सीमाना सिद्धांत, सिमात्रा सिद्धांत, सिनात्रा सिद्धांत, संकल्प सिद्धांत। सही उत्तर है सिनात्रा सिद्धांत। चीन के बढ़ते हुए कर्ज को जाल में फंसा देने वाली अपनी कूटनीति का इस्तेमाल करते हुए और दूसरी तरफ अपनी सैनिक का दुस्साहस आक्रामकता का प्रदर्शन कराते हुए सभी यूरोपीय संघ या पूरे विश्व को चिंता में डाल दिया। कौन डाल दिया? तो चीन डाल दिया है भाई। तो इसलिए मध्य और पूर्वी यूरोप का सदस्य देशों ने विभाजन और शासन नीति के माध्यम से यूरोपीय संघ की एकता को कमजोर ना करने के लिए और चीन से मुकाबला करने के लिए उन्होंने सिद्धांत सिमात्रा सिद्धांत को स्वीकार किया। सिमात्रा याद रखिए, नीचे में दिया हुआ सिमात्रा सिद्धांत, तो यहाँ क्या होगा? सिमात्रा नहीं होगा, सिनात्रा सिद्धांत होगा। ऑप्शन दिया हुआ सिनात्रा, थर्ड ऑप्शन है, याद रखेंगे आप, थर्ड ऑप्शन सही है। ऊपर में दिया हुआ सही उत्तर क्या है? सिनात्रा सिद्धांत। इसकी जो एक्सप्लेनेशन में किया हुआ है वो नीचे है, थोड़ा मिस्टेक हो गया, सिनात्रा सिद्धांत होगा। ओके, ध्यान से ऑप्शन दिया हुआ है, जो ऑप्शन दिया हुआ वो सही है, सिनात्रा सिद्धांत। क्या है एवर गिवन जो हाल ही में चर्चा में रहा? एवर गिवन क्या है? कोविड वैक्सीन उम्मीदवार, कार्गोशिप, क्रूज मिसाइल, संयुक्त राष्ट्र संकल्प। तो सही उत्तर कार्गोशिप। एक गगनचुंबी आकार का मालवाहक जहाज एमवी एवर गिवन हाल ही में मिस्र के पास स्वेज नहर में फंस गया था। जैसे कि एक नहर में फंस गया, 150 से अधिक अन्य जहाज जो जल मार्ग से गुजरने वाले थे वह बाधा साफ होने का इंतजार करने लगे। एवर गिवन एशिया और यूरोप के बीच कार्गो ले जा रहा था। स्वेज नहर एक संकरी मानव निर्मित नहर है जो महाद्वीपीय अफ्रीका के सिनाई प्रायद्वीप से विभाजित करती है। याद रखेंगे, स्वेज नहर बहुत संकरी है, पता है आप लोगों को। और ये महाद्वीपीय अफ्रीका में सिनाई प्रायद्वीप को अलग अलग कर देती है स्वेज नहर। वहाँ पर फंस गई थी एक जहाज, एवर गिवन नामक एक जहाज था। ओके, और ये मिस्र के पास सी स्वेज नहर मिस्र के पास से आसपास में फंस गई थी। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन एवर गिवन क्या है आपसे पूछा जाएगा। एवर गिवन क्या है कंफ्यूज किए करने के लिए, तो अब याद रखेंगे कार्गोशिप। 14 सोमा मंडल स्कोप के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्तमान वो किस कंपनी का अध्यक्ष है? इंडियन ऑयल, सेल, एनटीपीसी, भेल। सही उत्तर है सेल। राज्य के स्वामित्व वाले सार्वजनिक उपक्रम स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की वर्तमान अध्यक्ष को सार्वजनिक उद्यमों का स्थायी सम्मेलन के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। याद रखेंगे, ये ऑलरेडी सेल का है चेयरमैन और स्कोप का भी नया अध्यक्ष बना दिया गया है इनको। तो 1 अप्रैल 2021 से 2 साल कार्यकाल पूरा करेगी, वो जनवरी 2021 सेल का चेयरपर्सन है। ओके, एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ। नेक्स्ट,
किस देश के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में बिजली की आपूर्ति के सुधार के लिए 265 करोड़ का अनुदान का मंजूरी दी है? यहाँ करोड़ होगा। चीन, यूएसए, रूस, जापान। तो सही उत्तर है जापान। जापान सरकार अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए आधिकारिक विकास सहायता के लिए ओडीए परियोजना के तहत 4.02 बिलियन यानी 265 करोड़ का अनुदान की मंजूरी दी है। यह अनुदान उद्देश्य डिपो में बिजली आपूर्ति को सुधार करना, इसके अलावा जापान के दिल्ली मेट्रो चरण 4, बेंगलुरु मेट्रो चरण 2 का विस्तार से भी संबंधित 4 परियोजनाओं का निष्पादन करने के लिए इन्होंने वित्तीय सहायता प्रदान किया है। अभी तो अंडमान निकोबार का द्वीप समूह भी दिया है, साथ ही साथ पहले भी उन्होंने दे दिया है। इस संबंध में जीका एक कंपनी है जापान का, भारत सरकार द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किया है। जीका नामक कंपनी जापान से रिलेटेड है और भारत सरकार दोनों समझौते पर हस्ताक्षर किया है इस वित्तीय सहायता के लिए। ओके फ्रेंड्स, ऊपर का जो क्वेश्चन है 265 वहाँ करोड़ होगी। एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक नए संस्करण का लेखक कौन है? तो देख सकते हैं ऑप्शन दिया हुआ है, भारत के राष्ट्रपति, भारत प्रधानमंत्री, इसरो अध्यक्ष, डीआरडीओ अध्यक्ष। तो सही उत्तर है भारत के प्रधानमंत्री। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा योद्धाओं का नया संस्करण लिखा। इसमें छात्रों और अभिभावकों के लिए परीक्षा के दौरान होने वाली चिंता और तनाव से निपटने के लिए कई मंत्र दिए। यह प्रमुख रिटेल स्टोर्स के साथ साथ ऑनलाइन स्टोर्स में भी उपलब्ध है। परीक्षा योद्धाओं का मॉडल नमो ऐप पर भी उपलब्ध कराया गया। तो याद रखिए एग्जाम वॉरियर्स की पुस्तक किसने लिखा है? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिखे हैं। ओके, भारत और किस देश के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गया? तो इसका ऑप्शन है जापान, यूएसए, मॉरिशस, श्रीलंका। तो सही उत्तर है मॉरिशस। भारत सरकार ने 22 फरवरी 2021 को भारत मॉरिशस व्यापक आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौते CACFA के पर हस्ताक्षर किए थे। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अधिसूचित किया कि CCEA से संबंधित सभी कानूनी औपचारिकता पूरा कर लिया गया है और इसे 1 अप्रैल 2021 से लागू किया जाएगा। कब से लागू किया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2021 से। ओके, ये ऑलरेडी 22 फरवरी 2021 से बात हस्ताक्षर किया गया है और अब इसको लागू कब किया जाएगा? तो 1 अप्रैल 2021 से। तो 21 को तो आर्थिक सहयोग और भागीदारी समझौता है किन दो देशों के बीच? तो भारत और मॉरिशस के बीच। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में खबरों में रहे जैनोबोट्स किस जीव के स्टेम सेल से विकसित रोबोट है? तो ऑप्शन है मगरमच्छ, मेढक, खरगोश, भेड़। सही उत्तर है मेढक। टैप्टर्स विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने मेढक को स्टेम कोशिकाओं से जैनोबोट्स नामक रोबोट को विकसित किया है। यह रोबोट नुकसान के बाद ये रोबोट खुद से क्षति हो जाती है, नुकसान भी हो जाती है और खुद ही ठीक हो जाती है। इनको ऐसा कुछ डेवलप किया गया है इनके अंदर कि वो खुद ही नुकसान भी कर लेता है और खुद को ठीक भी कर लेता है। उनकी सतह सीलियाँ पर कणों का प्रयोग करके आगे बढ़ते हैं वो, और वो टीमों में एक साथ काम भी कर सकते हैं, अपने परिवेश के बारे में जानकारी रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और रोबोट का उपयोग जैव चिकित्सा और पर्यावरण अध्ययन में किया जा सकता है। आप देख सकते हैं इन्होंने क्या किया है, मेढक की तरह एक रोबोट बना दिया है। मेढक के बीच में ही रहेंगे और वहाँ का सारा जानकारी रिकॉर्ड करेंगे। ओके, वो टीम की तरह उस मेढक की तरह ही काम करेंगे। ओके, तो देख सकते हैं और पर्यावरण और चिकित्सा से रिलेटेड में इनको मदद मिलेगी। तो आंसर क्या है? मेढक। अप्रैल 2021 IMF द्वारा जारी नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक अनुसार वित्त वर्ष 2020 भारत का विकास दर क्या होगा? देख लीजिए IMF ने विश्व आर्थिक आउटलुक निकाला है तो इसका विकास दर बताया है 2022 का। तो ऑप्शन है 10%, 12%, 14%, 16%। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही उत्तर है 12.5 यानी 12.5% ऊपर में है। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के विश्व आर्थिक आउटलुक नवीनतम संस्करण हाल ही में जारी किया गया था। इन्होंने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत का विकास का अनुमान 12.5% बढ़ा दिया है, जिसने देश की उभरती और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं का सहित सभी देशों को सर्वोच्च स्थान दे दिया। अगर इस तरीके से रहेगी तो जो देश के उभरती हुए जो उन्नत जो अच्छी अर्थव्यवस्था उनमें से इनको सर्वोच्च स्थान मिल जाएगा। अगर इस तरीके से वो प्रतिशत बढ़ा दिया जाएगा, बढ़ेंगे, विकास दर होगा भारत का। तो ओके, कितना विकास दर बोला गया? तो 12.5% को। और इस साल देश के 8% तक अनुबंध करने को उम्मीद है। कहने का मतलब ये तो अप्रैल का है करंट अफेयर, अप्रैल में निकाला था 2022 के लिए। तो 2022 के लिए इन्होंने बोल दिया था कि 12.5% रहेगी अर्थव्यवस्था का विकास दर। ओके, और जो 2021 में हो रही है लगभग 8% तक का सिमट के रह जाएगा। हाँ, तो आप समझ सकते हैं। तो ये कौन निकालता है? IMF आउटलुक, विश्व आर्थिक आउटलुक। मैंने पहले भी आपको क्वेश्चंस में डिटेल्स बताया था IMF के बारे में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF निकालता है विश्व आर्थिक आउटलुक। ओके, नेक्स्ट, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय PM मुद्रा योजना लागू
करता है? तो गृह मंत्रालय, श्रम रोजगार मंत्रालय, सामाजिक न्याय मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। सही उत्तर है वित्त मंत्रालय। केंद्रीय वित्त मंत्रालय सरकार की प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को लागू करता है, जिसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। वित्त मंत्रालय हाल ही में कहा कि इस योजना के तहत लगभग 15 लाख स्वीकृत किए गए हैं योजना और 68% ऋण दिया गया है। तो महिला उद्यमों को, कहने का मतलब जो महिला उद्यम है 15 लाख तक उनको मिला है और 68% इनमें ऋण दिया गया है। लगभग सभी को 68% तक महिलाओं को ऋण दिया गया, अब 15 लाख तक स्वीकृत किया गया है। क्या? पीएम मुद्रा योजना। इससे वो अपना उद्यम, जो लघु उद्योग है, छोटे मोटे जो उद्योग है, अपना आगे कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए ये योजना के तहत उनको 15 लाख मिल जाएगी। तो इसको कब से लॉन्च की, कब से यह चल रही है हम लोगों के भारत में? तो 2015 से चल रही है। और कब, कौन जारी करता है? तो वित्त मंत्रालय करता है। ओके, सुपर मैसिव ब्लैक होल द्वारा संचालित धूल की आकाशगंगाओं के अत्यंत चमत्कार कोर क्या नाम है? तो ऑप्शन उल्का, क्वासर, पल्सर, ब्लेजर। सही उत्तर क्वासर। क्वासर दूर की आकाशगंगाओं का अत्यंत चमत्कार कोर है, सुपर मैसिव ब्लैक होल के द्वारा संचालित होती है। हाल ही में खगोलविदों के एक समूह ने 1 दर्जन क्वासर की खोज भी की, जो कि एक कॉस्मिक लेंस के द्वारा वितरित है। 4 सामान्य छवि को भी विभाजित करता है, कॉस्मिक लेंस की तरह दिखाई देगा। हर तरह 4 तरह का उनका जो प्रतिबिंब दिखाई देगा। और इस तरह का पहली चौगनी छवि 1985 में खोजी गई थी। वो 4 तरह का छवि दिखाई देता था। पहला बार कब खोजा गया? तो 1985 में खोजा गया। खगोलविदों को गेया ग्रेविटेशनल लेस वर्किंग ग्रुप है, उसका नाम है गेया ग्रेविटेशनल लेसिंग वर्क। उन्होंने यह अध्ययन कर ARIIES नैनीताल का वैज्ञानिक भी इसमें शामिल है, खोजा गया था, जिसमें एक नैनीताल का वैज्ञानिक भी शामिल है गेया ग्रेविटेशनल लेस वर्किंग ग्रुप में। उन्होंने इस चीज़ को खोजा है। तो सुपर मैसिव ब्लैक होल द्वारा दूर की आकाशगंगाओं की अत्यंत चमत्कार कोर का नाम क्या है? तो क्वासर है, चमकदार। यहाँ दूर की होगा, दूर की नहीं होगा। ओके, दूर की आकाशगंगा, वही मैं सोच रही हूँ, तो थोड़ा सा वहाँ मिस्टेक हुई है टाइपिंग में। ओके, नेक्स्ट, रक्षा के संदर्भ में IAINSS 323 क्या है, जिसे हाल ही में कमीशन किया गया था? देख लीजिए, रक्षा के संदर्भ में है IAINSS 323। तो मानव रहित हवाई वाहन, एयर स्क्वाड्रन, पनडुब्बी मिसाइल लॉन्चर, संयुक्त स्क्वाड्रन। भारतीय नौसेना का संदेश भारतीय नौसेना का संदेश निर्मित उन्नत स्वदेश होगा, संदेश नहीं, स्वदेश निर्मित उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 भारतीय नौसेना का वायु स्क्वाड 323 का पहली इकाई INS हंसा गोवा में कमीशन किया गया। MK3 संस्करण का उपयोग खोज, बचाव, विशेष अभियान, तटीय निगरानी के लिए किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं INS। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हैं INS 323 क्या है? तो हंसा, INS हंसा गोवा का कमीशन किया गया है, नाम है ये स्क्वाड 323। ये स्वदेश हेलीकॉप्टर है, हल्के हेलीकॉप्टर के रूप में जाना जाता है और इसे यूज किया जाता है। अब पहली इसकी जो वायु स्क्वाड 323 जो पूछा जा रहा है वो इसकी इकाई है, इसी की इकाई के जैसे INS हंसा, INS कावेरी, ये सब की तरह पूछा जाएगा। INS वज्र जो है ये INS हंसा है, उसको गोवा में कमीशन किया गया। MK3 संस्करण है, उसी संस्करण का उपयोग कर वायु स्क्वाड 323 का पहली इकाई को कमीशन कर दिया है। तो यहाँ पूछा जाएगा कि है क्या, जिसे हाल ही में कमीशन किया गया था रक्षा के संदर्भ में। तो आप देख सकते हैं एयर स्क्वाड्रन, क्या है ये? एयर स्क्वाड्रन, जिसको वायु स्क्वाड भी बोला जाता है। और ये किस लिए किया गया है? ताकि इसकी खोज, बचाव और विशेष अभियान तटीय को निगरानी के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट, RBI के हालिया दिशा निर्देशक अनुसार बैंकों के MD या CEO या WTD पूर्णकालिक का अधिकतम कार्यकाल क्या है? पाँच साल, ऑप्शन दिया हुआ 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। सही उत्तर 15 साल। भारतीय रिजर्व बैंक का निजी क्षेत्र में बैंकों, लघु वित्त बैंक और विदेशी बैंक को पूर्ण स्वामित्व वाली जो सहायक कंपनी शहीद बैंकों के लिए उसके जो सहायता करती हैं, जो बैंक को पूर्ण स्वामित्व वाली जो सहायक कंपनी है उसको उसके सहित यानी उसके साथ में बैंकों के लिए भी शासन बैंकों के लिए भी निर्देश जारी कर दिया है। और क्या दिशा निर्देश जारी किया है कि MD CEO UTD के पद पे एक ही व्यक्ति के द्वारा 15 वर्षों से अधिक समय तक
नहीं रखा जा सकता है। बैंकों को इसे 1 अक्टूबर 2021 में पहले लागू करने को कहा गया है। तो ये इस तरीके से जो दिशा निर्देश है अक्टूबर 2021 से लागू हो जाएगा। कहने का मतलब हो चुका है। ओके, 15 वर्ष से ज़्यादा एक ही व्यक्ति पद तक इस पद में नहीं रह सकता है। एक ही व्यक्ति इस तरह के पद में नहीं रह सकता है। तो देख सकते हैं MD, CEO, UTT हर तरह का पद यूज करते हैं व्यक्ति। तो 15 वर्ष से ज़्यादा लोग रह भी जाते हैं। तो इन्होंने यही दिशा निर्देश जारी कि 15 वर्षों से अधिक समय तक किसी भी पद का यूज नहीं कर सकता है। तो RBI दिशा निर्देश निकाला है। ओके, गाइडलाइंस निकाला है इस बातों को। तो देख लीजिए 50 आवर्स हो गया है, 50 क्वेश्चंस हो गया है कंप्लीट। और मैं बताना चाह रही हूँ फ्रेंड्स कि जो भी क्वेश्चन हुआ है सब इम्पॉर्टेंट है। और थोड़ी हिंदी टाइपिंग है, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, अगली बार फिर से ध्यान रखूँगी इस बात के लेकर। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और थोड़ी अपने दोस्तों में शेयर कर दें। ओके, और अगली वीडियो के लिए और अगली वीडियो को जानकारी करने के लिए, ताकि आप लोग को अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए, उसके लिए सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब का बटन में क्लिक कर दें। ओके, सो थैंक यू फ्रेंड्स।